हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम सॉल्व करने वाले हैं छत्तीसगढ़ सेट का पेपर है। इसके पहले भी हमने इसके काफ़ी सारे प्रश्नों को सॉल्व किया है, तो आप इनको देख सकते हैं। मैं अभी यहाँ पर प्लेलिस्ट का लिंक या तो डाल दूँगी या फिर लास्ट में एंड स्क्रीन पे डाल दूँगी, तो वहाँ से आप उनको देख सकते हैं। तो इसके आगे के प्रश्नों को आज हम सॉल्व करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, छत्तीसगढ़ के प्रश्नों का जो लेवल रहता है वो भी थोड़ा अच्छा खासा रहता है। तो यूपीएचएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, यूजीसी नेट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं और पीजीटी में भी इनके पूछे जाने के चांसेस रहते हैं। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, किस सिद्धांत के अनुसार मानव के संपूर्ण विकास के लिए संपत्ति आवश्यक है? कौन सी थ्योरी ये बताती है कि अगर मनुष्य को डेवलपमेंट करना है, कंप्लीट डेवलपमेंट, तो उसके लिए संपत्ति बहुत अनिवार्य हो जाती है? तो इसमें है आपका व्यवसायिक सिद्धांत, श्रम सिद्धांत है, आदर्शवादी सिद्धांत है और समाजवादी सिद्धांत है। तो संपत्ति आवश्यक हो जाती है, कौन सा सिद्धांत मानता है? तो ये मानता है आपका लेबर थियरी। लेबर थियरी का मानना है कि अगर मनुष्य को विकास करना है, उसको डेवलपमेंट करना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि उसके पास संपत्ति होनी चाहिए। तो बी ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर ये राइट होगा। अगला प्रश्न है, स्टेइंग अलाइव विमेन इकोलॉजी एंड सर्वाइवल इन इंडिया। ये पुस्तक किसकी है? आई होप आपको इसका आंसर आ रहा होगा। ऑप्शन में आपके हैं ए टॉफलर, मेधा पाटेकर हैं, वंदना सिवा हैं और रामचंद्र गुहा हैं। तो ये आसान सा प्रश्न है और इसका जो सही उत्तर है वो है वंदना सिवा। सी ऑप्शन जो आपका है यहाँ पर ये राइट होगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे, असर्शन रीज़न, यहाँ पर नहीं, सॉरी, असर्शन रीज़न नहीं है, यहाँ पर आपको पहचानना है कौन सा गलत है, कौन सा कथन गलत है और कूट से आपको उत्तर चुनना है। तो पहले तो कथन देख लेते हैं। संस्कृति एक जैविक वंशागति है, संस्कृति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित होती है, संस्कृति गत्यात्मक एवं अनुकरणीय है और संस्कृति जो है वो स्थितिक होती है। तो इनमें से कौन सा कथन आप कह सकते हैं कि गलत है? तो संस्कृति एक तो ये पीढ़ी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित होती है, ये बात सही है। ये डायनामिक और एडॉप्टेटिव होती है, ये दो बातें तो बिल्कुल सही हैं। और कहीं ना कहीं ये जैविक थोड़ा बहुत आप कह सकते हैं, स्थैतिक नहीं होगा, यहाँ पर बिल्कुल नहीं होगा। तो बी और सी बिल्कुल सही है और आपका ऑप्शन ए और डी होना चाहिए था, जो कि गलत ऑप्शन में आएंगे कि जैविक वंशागति है। एक तो ये गलत होना चाहिए था और डी ऑप्शन होना चाहिए था कि स्थैतिक ही। तो ये आप अगर देखेंगे तो कोई भी ऑप्शन ए और डी का यहाँ पर आपके है नहीं, ए और बी का ऑप्शन है। तो यहाँ पर आपका ए कॉमा डी ये दो सही होने चाहिए, ये दोनों गलत हैं। जैविक वंशागति नहीं है और संस्कृति कभी भी स्थिर या स्थैतिक नहीं हो सकती है, ये गतिशील है और हस्तांतरित होती रहती है, सीखी जाती है। ठीक है, तो जैविक वंशागति ये गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, अंतः जनजातीय आर्थिक संबंध आधारित होते हैं, किस पर आधारित होते हैं? सेल मनी पर, जजमानी सिस्टम पर, या बार्टर एंड एक्सचेंज सिस्टम पर, या स्टोन मनी पर? तो अंतः जनजातीय पूछ रहा है, इंट्रा ट्राइबल इकोनॉमिक रिलेशन जो है ये किस पर आधारित होते हैं? तो ये बेस्ड होते हैं आपके तो वस्तु विनिमय पर और सेवा के बदले सेवा और वस्तु के बदले वस्तु पर। तो वस्तु विनिमय और अदला बदली पर। अब आप कहेंगे कि जजमानी व्यवस्था में भी ये चीज़ है, तो ठीक है, लेकिन जजमानी व्यवस्था जाति में पाई जाती है। यहाँ पर क्या पूछ रहा है? ट्राइबल पूछ रहा है, अंतर जनजाति। तो जनजातियों में अभी बार्टर और एक्सचेंज सिस्टम चल रहा है, इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन जो है ये आपका राइट होगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे, निम्नांकित में से कौन ये विश्वास करता था कि राज्य एक आवश्यक बुराई है? राज्य को एक आवश्यक बुराई मतलब आवश्यक भी है और साथ में इसमें बुराइयां भी हैं, ये कौन देखता है? तो ऑप्शन में व्यक्तिवादी है, मार्क्सवादी है, फासीवादी है और समाजवादी है। तो राज्य को आवश्यक बुराई के तौर पर मानते हैं इंडिविजुअलिस्ट।
व्यक्तिवादी कि राज्य जो है होता तो आवश्यक है, लेकिन ये व्यक्ति की स्वतंत्रता को चूंकि बाधित कर देता है, इसलिए ये एक बुराई है। तो राज्य एक आवश्यक बुराई है, ये व्यक्तिवादियों का मानना है। अगला प्रश्न देखेंगे। पंचायती राज सन 1959 में आया और ये जब बलवंत राय मेहता अध्ययन दल ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। तो क्या ये चीज़ सही है या फिर ये गलत है? तो ये बिल्कुल सही बात है। इनके प्रतिवेदन के बाद ही, इनकी जो संस्तुति थी उसी के बाद ही अस्तित्व में आया था। ठीक है। दूसरा है तर्क कि पंचायती राज की अवधारणा का विकास सामुदायिक विकास कार्यक्रमों को गति प्रदान करने और इच्छित जन सहयोग प्राप्त करने के उद्देश्य से हुआ था। तो पंचायती राज का जो गठन था वो स्थानीय स्वशासन के विचार को आगे बढ़ाने के लिए किया गया था और सामुदायिक विकास कार्यक्रमों को गति प्रदान करने के लिए, और साथ में उसमें जन सहभाग या सहयोग को बढ़ाने के लिए। तो बिल्कुल सही बात है, दोनों ही सही हैं और ये व्याख्या भी यहाँ पर सही तरीके से कर रहा है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन जो है ये राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन एक वैज्ञानिक पद्धति की विशेषता है, वैज्ञानिक पद्धति का गुण है? ऑप्शन में है निश्चयात्मकता, क्रमबद्ध अध्ययन, सत्यापनशीलता या व्यक्तिनिष्ठता। सॉरी, पूछ रहा है वैज्ञानिक पद्धति की विशेषता नहीं है। कौन एक वैज्ञानिक पद्धति की विशेषता नहीं है? तो इनमें से कौन सी चीज़ नहीं होगी? तो निश्चयात्मक चीज़ें होती हैं वैज्ञानिक पद्धति में, और क्रमबद्ध व्यवस्थित अध्ययन तो बिल्कुल मस्ट है, अनिवार्य होना ही चाहिए। और सत्यापनशीलता का गुण भी होता है कि अगर कोई तथ्य हमने आज दिया है तो उसको कोई भी सत्यापित कर सकता है। सत्यापनशीलता का गुण भी होना चाहिए। यहाँ पर सब्जेक्टिविटी नहीं होगी, इसके बजाय क्या होना चाहिए था? यहाँ पर ऑब्जेक्टिविटी होना चाहिए था, तो जो कि यहाँ पर ऑप्शन में है नहीं, तो इसलिए ऑप्शन डी जो है ये वैज्ञानिक पद्धति की विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नांकित में से किसने समूह को अंतः समूह एवं बाह्य समूह में विभक्त किया है? अंतः समूह और बाह्य समूह की बात हो रही है और यहाँ पर ऑप्शन में आप देखेंगे डेविस हैं, आगमन निमकाफ हैं, कूले हैं और लैंडिस हैं। तो अंतः समूह, बाह्य समूह, इनमें से किसी ने भी नहीं बताया है। ये किसने बताया है? तो अंतः समूह बाह्य समूह का जो कॉन्सेप्ट है वो दिया था आपके समनर ने। इन ग्रुप आउट ग्रुप का कॉन्सेप्ट समनर का है। यहाँ पर इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। अंतः समूह बाह्य समूह किसी ने नहीं बताया था। अगर कूले की बात करें तो इन्होंने प्राथमिक और द्वितीयक समूह की बात की है, और समनर जो है वो अंतः समूह बाह्य समूह के। तो ये प्रश्न जो है डिलीटेड में गया था। अगला प्रश्न है, जीएस घुरिये ने समाजशास्त्रीय शोध में निम्न में से किन किन संदर्शों एवं विधियों का उपयोग किया है? तो घुरिये का मेथडोलॉजी यहाँ पर पूछा जा रहा है, उन्होंने कौन सी मेथडोलॉजी को यूज़ किया है इनमें से, और आपको कूट से उत्तर चुन करके बताना है। तो जीएस घुरिये की अगर हम बात करें तो इन्होंने एक तो इंडोलॉजी यानी क्या बोलेंगे इसको, भारत विद्याशास्त्री परिप्रेक्ष्य को इन्होंने प्रयोग किया है, और दूसरी चीज़ इन्होंने इंडक्टिव इम्पीरिकल यानी अनुभवात्मक और आगमनात्मक पद्धति का भी इन्होंने प्रयोग किया है, और इसके साथ में इन्होंने ऐतिहासिक यानी हिस्टोरिकल और कंपैरेटिव मेथड का भी प्रयोग किया है। तो यहाँ पर आपका बी, सी और डी ये आ जाएगा, और इन्होंने सांस्कृतिक संदर्श और निगमनात्मक की बात नहीं की है। तो बी, सी, डी अगर हम ऑप्शन में देखेंगे तो आपका ऑप्शन बी जो है ये यहाँ पर सही होना चाहिए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। जल प्रदूषण के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं? तो ऑप्शन में औद्योगिक अवशिष्ट है, सीवेज अवशिष्ट है, कृषि प्रदूषक है, और यहाँ पर उपरोक्त सभी ऑप्शन में है। तो जल प्रदूषण के स्रोत पूछा जा रहा है यहाँ पर, और जो सही उत्तर होगा ये आपका यहाँ पर सभी होना चाहिए, क्योंकि जल को ये सभी औद्योगिक अवशिष्ट है, चाहे सीवेज हो चाहे कृषि प्रदूषक हो, ये सभी जो हैं जल प्रदूषण के स्रोत माने जाते हैं। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट होगा। अगला प्रश्न है, द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ न्यू रिलीजियस लाइफ
पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन में दुर्खीम है, रॉय वेलिस हैं, मैक्स वेबर हैं और जेम्स जी फ्रेज़र हैं। तो यहाँ पर ये पुस्तक द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ न्यू रिलीजियस लाइफ, ठीक है? ध्यान से पढ़िएगा पुस्तक का नाम। द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ अलग है और न्यू रिलीजियस लाइफ यहाँ पर पूछ रहा है। तो अगर ये न्यू शब्द नहीं होता, सिर्फ रिलीजियस लाइफ होता तो दुर्खीम हो जाता, लेकिन यहाँ पर न्यू रिलीजियस लाइफ पूछा जा रहा है, तो ये रॉय वेलिस की यहाँ पर ये पुस्तक है। सॉरी, एक मिनट रुकिए रुकिए रुकिए, ये हाँ रॉय वेलिस की आपकी ये पुस्तक है। बी ऑप्शन जो है ये आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे, सबला योजना महिलाओं के किस आयु वर्ग को शामिल करती है? 11 से 18 वर्ष, 5 से 10 वर्ष या 0 से 5 वर्ष या इनमें से कोई नहीं। तो सबला योजना की बात हो रही है, ये शामिल करती है 11 से 18 वर्ष यानी किशोरावस्था की महिलाओं को। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट होगा। अगला प्रश्न है, वर्चुअल कम्युनिटी शब्द सबसे पहले किसने दिया है? तो ऑप्शन में उलिच बेक हैं, गिडेंस हैं और जी यंग ब्लड हैं और हैबरमास हैं। तो वर्चुअल कम्युनिटी शब्द पूछा जा रहा है, सबसे पहले किसने इसको प्रयोग किया था? तो यहाँ पर वैसे जो है ये वर्चुअल कम्युनिटी हार्वर्ड रेने गोल्ड का दिया जाता है। अधिकतर जब आप पढ़ते हैं हार्वर्ड रेने गोल्ड, तो इनका रहता है। लेकिन यहाँ पर वर्चुअल कम्युनिटी सर्वप्रथम पूछ रहा है तो जीन यंग ब्लड, यहाँ पर सी ऑप्शन जो है आपका ये राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन से धर्म के संरचनात्मक पहलू हैं? तो धर्म में कौन सा स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट है? थियोलॉजी है, प्रोफेन है या मिस्टिज्म है या फिर फिक्शन है? और कूट से आपको यहाँ पर उत्तर को चुन के बताना है। तो एक तो धर्मशास्त्र है इसमें और दूसरा रहस्यवाद है, ये दोनों संरचनात्मक पक्ष हैं। तो ए और सी आपका जो ऑप्शन है वो डी हो जाएगा। अगला और आज का अंतिम प्रश्न है, राज्य योजना आयोग समिति का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन में राज्यपाल है, मुख्यमंत्री हैं, राज्य विकास आयुक्त हैं और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राज्य योजना आयोग समिति यहाँ पर पूछा गया है, तो इसका अध्यक्ष जो होता है वो मुख्यमंत्री होता है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट होगा। तो ये थे आज के प्रश्न। आई होप आपको वीडियो यूजफुल लगेगी। ऐसे ही पढ़ते रहिए, अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते रहिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।